हेलो दोस्तों कल हमने फंडामेंटल राइट्स का इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था। उसमें हमने डिफाइन किया था कि राइट के बारे में और डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ राइट्स के बारे में बताया था। अभी हम फंडामेंटल राइट को स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 32 तक है। तो सबसे पहला जो राइट है वो आर्टिकल नंबर 12। तो आर्टिकल नंबर 12 में डिफाइन किया गया स्टेट को। इसका मतलब क्या है? मतलब अगर आपको कोई भी फंडामेंटल राइट गवर्नमेंट के द्वारा या फिर लेजिस्लेचर के द्वारा इन्फ्रिंज होता है या वो उसके अगेंस्ट में जाता है, कोई भी कानून फंडामेंटल के अगेंस्ट में जाता है, तो उसमें आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये यहाँ तक सब कुछ समझ में आता है। लेकिन इसमें बोला गया है कि स्टेट अगर आपके फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जाता है तो, लेकिन वो स्टेट में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, स्टेट का मतलब क्या है, वो उस स्टेट को आर्टिकल 12 में डिफाइन किया गया है कि स्टेट में क्या क्या चीज इन्वॉल्व है। तो स्टेट में पहली चीज आती है गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ये समझ में आता है क्योंकि गवर्नमेंट में आपको पता है गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी रूल्स रेगुलेशन या फिर कोई भी ऐसा लॉ या एक्ट पारित किया जाता है जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, तो उसको भी नल एंड वॉइड घोषित किया जा सकता है। इसके अलावा पार्लियामेंट के द्वारा भी, पार्लियामेंट में क्या है, लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट में सारे कोई भी लॉ अगर पास होता है पार्लियामेंट में तो उसको भी नल एंड वॉइड घोषित किया जा सकता है। इसी तरीके से गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ द ईच स्टेट, जैसे पार्लियामेंट है ऐसे ही स्टेट का जो लेजिस्लेचर है, स्टेट का जो लेजिस्लेचर है, अगर वो भी कोई कानून पास करते हैं, वो भी अगर कोई कानून पास करते हैं तो उसको भी, जो कि फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में है, तो उसको भी आप नल एंड वॉइड घोषित करा सकते हो कोर्ट के द्वारा, अगर कोर्ट उसमें एग्री होता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है लोकल अथॉरिटीज। लोकल अथॉरिटीज में आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, विलेज पंचायत हो गई, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। लोकल अथॉरिटीज का भी क्राइटेरिया दिया हुआ है कि आप कौन सी अथॉरिटीज को आप लोकल अथॉरिटीज मानोगे, इसका भी एक प्रोसीजर दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि ये आपका एक केस था मोहम्मद यासिन वर्सेस टाउन एरिया कमेटी, मोहम्मद यासिन वर्सेस टाउन एरिया कमेटी। इस केस में फाइनल किया गया था कि आप लोकल अथॉरिटी किसको मानोगे। उसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए थे, मैं आपके सामने रीड कर देता हूं कि सबसे पहले कि एक तो आपका लोकल अथॉरिटी होने के लिए उसको सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस उसका होना चाहिए। लीगल एग्जिस्टेंस का मतलब है जैसे कि आपका 73rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा आपने पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट दिया है, इसी प्रकार 74th अमेंडमेंट के द्वारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, तो उसका क्या है, एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। दूसरा, वो सिर्फ एक गवर्नमेंट एजेंसी नहीं होना चाहिए बट मस्ट बी ए लीगली एंड इंडिपेंडेंट एंटिटी। अगर उसको लोकल अथॉरिटी होना है तो उसको इंडिपेंडेंट एंटिटी होना चाहिए। और तीसरा, उसको सर्टेन डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी होना चाहिए, मतलब वो स्वशासन, ऑटोनॉमी का हिंदी मतलब स्वशासन, वो खुद के डिसीजन लेने की एबिलिटी हो। तो ये जो केस है मोहम्मद यासिन वर्सेस टाउन एरिया कमेटी, इसमें डिफाइन किया गया है कि लोकल अथॉरिटीज क्या हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा फोर्थ ऑप्शन पॉइंट है अदर अथॉरिटीज। स्टेट को डिफाइन करने में अदर अथॉरिटीज में कौन कौन सी एंटिटीज शामिल है, अदर अथॉरिटीज को हम कैसे डिफाइन करेंगे स्टेट में, ये भी अपने आप में एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था। काफ़ी डिस्कशन इसमें हुआ, काफ़ी जुडिशियल ओपिनियंस इसमें आए। इसमें लगभग 4 केसेस हुए हैं, उन 4 केसेस में अलग अलग ओपिनियन आए हैं इसको डिफाइन करने के लिए, सिर्फ कि अदर अथॉरिटीज़ में कौन कौन को शामिल करना है। तो उन 4 केसेस को मैं आपको बता देता हूँ। उसमें एक केस है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई, एक है उज्जमाबाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, और एक है राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल। फोर्थ है आरडी शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी। ये जो केस है आरडी शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी, इसने ही अभी फाइनल, आरडी शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी, ये जो केस हुआ था, इस केस ने ही अभी प्रेजेंट सिचुएशन में अदर अथॉरिटीज़ को डिफाइन किया हुआ है। इसमें कुछ पॉइंट्स इंक्लूड किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के द्वारा। वो जो पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि वो अदर अथॉरिटीज़ में कोई एंटिटी शामिल है कि नहीं है।
इस प्रकार ये जो चारों पॉइंट हैं इनको आप रीड करने के बाद ये बता सकते हो कि हमें केस किसके अगेंस्ट करना है, स्टेट में कौन कौन सी एंटिटीज शामिल है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, नेक्स्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल नंबर 13। आर्टिकल 13 में डिफाइन किया गया है लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट। इसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज दिस मीनिंग? देखिए कोई भी कानून अगर पार्लियामेंट एनेक्ट करता है, उसको अगर पारित करता है, तो अगर वो फंडामेंटल राइट्स के साथ क्लैश करता है, उसके साथ इनकंसिस्टेंट है, तो कोर्ट्स के पास पावर है उसको रिमूव करने की। तो यही आर्टिकल 13 में डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 13 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को या कोर्ट्स को पावर दी गई है कि वो पार्लियामेंट के लॉ को या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के लॉ को वो नल एंड वॉइड घोषित कर सकते हैं अगर वो फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, ये है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब ही ये है जो मैंने आपको भी बताया है कि वो स्टेट लेजिस्लेचर का या फिर पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून को रिव्यू कर सकते हैं। मतलब उन्होंने अगर वो कानून पास कर दिया है तो जज उसको दोबारा से चेक कर सकते हैं, चेक करके वो मैच करेंगे फंडामेंटल राइट्स के साथ। अगर वो उसके साथ इनकंसिस्टेंट है तो उसको नल एंड वॉइड घोषित कर देंगे। एक इसमें टर्म आती है आर्टिकल 13 में, इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। इसका मतलब क्या है? देखिए पार्लियामेंट कोई कानून पारित करता है, उदाहरण के लिए आप देखिए जैसे आरटीआई एक्ट है, आरटीआई एक्ट, अगर उस एक्ट को जब गवर्नमेंट ने 2005 में पास किया था, अगर ऐसा होता है कि उसमें कुछ क्लॉजेज होते हैं, देखिए किसी भी एक्ट में, लॉ में सब क्लॉजेज और क्लॉजेज होते हैं, अगर उसका कोई क्लॉज फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, कोई एक क्लॉज, जैसे कि कोई एक्ट पारित किया उसमें 1 से लेके 10 तक उसमें क्लॉजेज हैं, इन क्लॉजेज में से कोई अगर एक क्लॉज भी फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में है तो उस एक क्लॉज को वहां से हटा दिया जाएगा, ना कि पूरा एक्ट, ना कि पूरे एक्ट को। ठीक है, इसको हटा दिया जाएगा, बाकी एक्ट को पारित कर दिया जाएगा। इसका मतलब आप क्लियर समझिए कि पूरे एक्ट को नल एंड वॉइड करने की बजाय हम सिर्फ एक क्लॉज को ही हम वहां से हटा देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। नेक्स्ट आपका आता है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। एक्लिप्स का मतलब क्या है? किसी चीज को ढकना। इसका मतलब है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल जितने भी हमारे लॉज हैं, संविधान से पहले के हमारे जितने भी लॉज हैं, अगर वो फंडामेंटल राइट्स के साथ क्लैश करते हैं, फंडामेंटल राइट्स के साथ वो क्लैश करते हैं, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज में आपको बोल रहा हूँ, देखिए संविधान बनने से पहले के, ये टर्म्स आप क्लियरली सुनिएगा कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, अगर ये लॉज फंडामेंटल राइट्स के साथ क्लैश करते हैं तो इन लॉज को रिमूव कर दिया जाएगा। लेकिन मान के चलिए भविष्य में आपके फंडामेंटल राइट में कोई अमेंडमेंट होता है, फंडामेंटल राइट में अगर आपने कोई अमेंडमेंट कर दिया और उस अमेंडमेंट को करने के बाद ये इसके साथ कंसिस्टेंट, मतलब मैच हो गया, अब अमेंड करने के बाद वो उसके साथ फंडामेंटल राइट को इनकंसिस्टेंट नहीं है, मतलब उसके साथ मैच कर रहा है, तो वो ये दोबारा से एक्टिवेट हो जाएगा। ये जो लॉ आपका दोबारा से एक्टिवेट हो जाएगा। पहले ये आपने इसको रिमूव कर दिया था क्योंकि फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट था, लेकिन जैसे ही आपने फंडामेंटल राइट को अमेंड किया तो उसके बाद वो सारी चीज़ें मैच करने लगी, तो मैच होते ही वो दोबारा से एक्टिवेट हो गया। इसी को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। मतलब पहले फंडामेंटल राइट ने इसको ढक दिया था, लेकिन जैसे इसको हमने चेंज किया तो उसके बाद वो पर्दा हट गया दोबारा से और ये दोबारा से एक्टिवेट हो गया। तो ये था दोस्तों आपका आर्टिकल 13। तो आज हमने आर्टिकल 12 और 13 पढ़ा, कल से हम पढ़ेंगे आर्टिकल 14। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।